हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन क्लासेस। आज जो है अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। नया टॉपिक जैसे क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन किस के लिए ज़रूरी है, क्यों चाहिए हमें क्रायो प्रिजर्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, किस चीज़ के लिए हम क्रायो प्रिजर्वेशन को काम में लेते हैं। तो ज़्यादातर जो है बहुत सारे टिश्यूज़ जिनको हमें बहुत लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना होता है, उनके लिए अपन क्रायो प्रिजर्वेशन का काम में लेते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन को काम में लेते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन को ही काम में क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं ताकि जो हमारा टिश्यू है या सेल है जिसको हमें लंबे टाइम तक रखना है, उसको एक तरह से हम उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बहुत डाउन कर सकें, बहुत ही कम कर सकें, जिससे कि अगर उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम रहेगी तो वो जो है मतलब बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक जिंदा रह पाएगा। ठीक है, तो इसलिए अपन क्रायो प्रिजर्वेशन को काम में लेते हैं। तो इस पर जो क्रायो प्रिजर्वेशन अपन देखने वाले हैं वो किसका देखेंगे? वो देखेंगे अपन स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, ज़्यादातर जो है स्पर्म को क्रायो प्रिजर्वेशन में स्पर्म का जो है क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं। स्पर्म का क्रायो प्रिजर्वेशन क्यों करते हैं और ये क्यों जरूरी है, ये सारी चीज़ें जो है ये अपन देखते हैं। पहले तो अपन ये देखते हैं कि ये जो क्रायो प्रिजर्वेशन है ये होता क्या है। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है? ए प्रोसीजर टू प्रिजर्व स्पर्म सेल को प्रिजर्व करने के लिए एक प्रोसीजर है क्या? क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन में करते क्या है हम? इज द फ्रीजिंग ऑफ सेल और टिश्यू टू सब जीरो टेम्परेचर, टिपिकली -196 डिग्री सेंटीग्रेड। जो क्रायो प्रिजर्वेशन है इसके अंदर हम करते क्या है, जो भी सेल है या जो भी हमारा टिश्यू है जिसको हमें प्रिजर्व करके रखना है उसको हम क्या करेंगे? फ्रीजिंग करेंगे उसकी। ठीक है, कितने टेम्परेचर पर? सब जीरो टेम्परेचर पर, मतलब जीरो से नीचे के टेम्परेचर पर हम उसकी फ्रीजिंग करवा देंगे। जैसे जो ज़्यादातर जो टेम्परेचर काम में लिया जाता है वो टेम्परेचर है क्या? वो टेम्परेचर है अपना टिपिकली -196 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये -196 डिग्री सेंटीग्रेड की अपन बात करें तो ये कौन से वाले एलिमेंट का बॉइलिंग या जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसके बेसिस पर अपन अगर देखना चाहें तो ये जो है बॉइलिंग पॉइंट होता है नाइट्रोजन का, लिक्विड नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है। मतलब इस पॉइंट पर वो जो है अगर लिक्विड फॉर्म में है तो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट है किसका? लिक्विड नाइट्रोजन का। द फर्स्ट सक्सेसफुल क्रायोप्रिजर्वेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ वाज इनिशिएटेड ओवर 50 ईयर्स अगो। 50 साल पहले, लगभग आज से 50 साल पहले सबसे पहला सक्सेसफुल क्रायो प्रिजर्वेशन यहां पर इनिशिएट किया गया था। ठीक है, फॉर ह्यूमन स्पर्म द लॉन्गेस्ट रिपोर्टेड सक्सेसफुल स्टोरेज इज 22 ईयर्स। अगर हम ह्यूमन स्पर्म की बात करें ना तो ह्यूमन स्पर्म की जो लाइफ होती है, एक बार अगर वो सीक्रेट कर दी जाए या बाहर की तरफ निकाल दिए जाए उसके बाद उनकी लाइफ लगभग 1 दिन की होती है। लगभग 1 दिन के अंदर अंदर वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, बट अगर हम उसको क्रायो प्रिजर्वेशन में रख लेते हैं तो उनकी एज जो है वो बढ़ करके लगभग 22 ईयर्स हो जाती है, लगभग 22 ईयर्स हो जाती है। तो हमने एक स्पर्म को जिसकी लाइफ बहुत ही कम थी उसकी लाइफ को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, उसकी लाइफ को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इज स्टॉप्ड। क्रायो प्रिजर्वेशन में होता क्या है? ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज आर स्टॉप्ड, और सारे के सारे जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज उस सेल के अंदर चल रही होगी वो स्टॉप हो जाएगी। और पोज्ड अंटिल थॉर्ड, जब तक उसको बाहर ना निकाल दिया जाए क्रायो प्रिजर्वेशन से तब तक वो सारी की सारी एक्टिविटीज पोज हो जाएंगी। ठीक है, द फ्रीजिंग ऑफ स्पर्म नीड्स क्रायो प्रिजर्वेशन एजेंट्स। अगर हमें स्पर्म की फ्रीजिंग करवानी है, तो फ्रीजिंग के लिए हमें कुछ एक क्रायो प्रिजर्वेशन एजेंट्स भी चाहिए होते हैं जो कि हेल्प कर रहे होते हैं इस स्पर्म को क्रायो प्रिजर्वेशन में रखने में। ठीक है, तो ऐसे जो एजेंट्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए
उनको अपन क्या बोल देते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन एजेंट्स या सीपीएज। CPAs, cryopreservation agents that minimize damage to the cell during the freezing and thawing process। जब इसको क्रायोप्रिजर्वेशन में स्पर्म को हम लेके जाते हैं उस टाइम पे, और जब इसको बाहर निकाला जाता है इस टाइम पे इनके जो है डैमेज होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। डैमेज होने की संभावनाएं होती है। इन डैमेज होने की जो संभावनाएं हैं इनको कम करने के लिए हम यहाँ पर क्रायो प्रिजर्वेशन एजेंट्स को काम में लेते हैं जो कि डैमेज को कम करते हैं, ठीक है, मिनिमाइज कर देते हैं। इसके बाद वाई क्रायो प्रिजर्वेशन परफॉर्म्ड, वाई स्पर्म क्रायो प्रिजर्वेशन इज परफॉर्म्ड। स्पर्म क्रायो प्रिजर्वेशन को अपन क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, इसको परफॉर्म करने के पीछे कुछ कारण हैं। क्या कारण है कि जैसे कोई एक ह्यूमन है, इसके बारे में अपन यहीं पे देख लेते हैं। जैसे जो है सीमन जो है एक ह्यूमन का कंटेनिंग ए वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ और एबनॉर्मल सीमन पैरामीटर्स। अगर किसी ह्यूमन का, जैसे कोई एक मैन है, ठीक है, उसका जो है सीमन, उसके अंदर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ पाए जा रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर जितने स्पर्मेटोजोआ होने चाहिए थे उतने स्पर्मेटोजोआ उसके सीमन में नहीं है। तो और उसके अगर हमने पैरामीटर अगर उसका चेक करें तो पैरामीटर भी उसके क्या है, सीमन के पैरामीटर भी एबनॉर्मल है। इस कंडीशन में जो स्पर्मेटोजोआ है उसके, वो उनको हमें क्या करना पड़ेगा, उनको क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर सेव करना पड़ेगा, क्योंकि वो ज्यादा लंबे टाइम तक जी नहीं पा रहे। तो उनको क्रायो प्रिजर्व करवा करके थोड़े लंबे टाइम तक हम जिलवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, लंबे टाइम तक उसको काम में लेने की कोशिश हम कर सकते हैं। मान लो किसी के सीमन में लगातार घटते ही जा रहे हैं तो ऐसा कर सकते हैं हम, ठीक है। और दूसरा, अगर कोई कैंसर का पेशेंट है, ठीक है, कैंसर का पेशेंट है और वो प्रिजर्व करवाना चाहता है उसकी फर्टिलिटी को प्रिजर्व कराना चाहता है। क्यों करवाना चाहता है, ये इसलिए करवाना चाहता है क्योंकि जैसे कैंसर का ट्रीटमेंट जब करवाने जाते हैं तो उस टाइम पे या तो रेडिएशन थेरेपी दी जाती है या तो कीमोथेरेपी दी जाती है। तो दोनों ही थेरेपी जो है वो गोनेडोटॉक्सिक हो सकती है, और गोनेडोटॉक्सिक हो सकती है तो गोनेड्स के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन में जो पेशेंट है कैंसर का, वो अपने स्पर्म्स को ट्रीटमेंट से पहले ही प्रिजर्व करवाना चाहेगा ताकि आगे उसको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। आगे अगर उसके गोनेड्स अगर खराब भी हो जाते हैं तो वो अपने जो क्रायो प्रिजर्वेशन वाले जो स्पर्म है उनको काम में ले करके अपनी जो प्रोजेनी है उसको आगे बढ़ा सके, ठीक है, अपनी वंशावली को आगे बढ़ा सके, ठीक है। उसके बाद कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो सर्टेन टाइप ऑफ पेल्विक एंड टेस्टिकुलर सर्जरी से गुजर रहे हैं। सर्टेन टाइप ऑफ पेल्विक और टेस्टिकुलर सर्जरी अगर करवा रहे हैं कुछ पेशेंट, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि वहां पे गोनेडोटॉक्सिक एलिमेंट्स का एंटर होना या कोई मतलब जैसे पैथोजन वगैरह टाइप की चीज़ों का एंटर होना पॉसिबल है। तो इस कंडीशन में जो है यहाँ पर ये जो पेशेंट है ये क्या करेगा, यह अपने स्पर्म्स को पहले ही ट्रीटमेंट से पहले ही क्या करवाना चाहेगा, क्रायो प्रिजर्वेशन में रखवाना चाहेगा। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी है जो किससे ग्रसित है, डीजनरेटिव इलनेस से ग्रसित है, या उनको डीजनरेटिव इलनेस टाइप की जो डिजीज है वो हो रखी है। जैसे कोई डिजीज का अपन अगर एग्जांपल देखना चाहें तो वो क्या है, डायबिटीज होगी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, स्पाइनल कोर्ड डिजीज हो गई और इंजरी हो गई, कोई भी एक इंजरी हो गई, ठीक है। इस टाइप की अगर कोई डिजीज है तो उस कंडीशन में भी वो पेशेंट्स क्या करना चाहेंगे, वो अपने स्पर्म को प्रिजर्व करवाना चाहेंगे ताकि आगे के रिस्क को कम किया जा सके। और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो कि ऐसा ऑक्यूपेशन अपना के रखते हैं, ऐसे किसी जगह पर काम करते हैं जहां पर एक सिग्निफिकेंट रिस्क बना रहता है, ठीक है, गोनेडोटॉक्सिक चीजों का यहां पर रिस्क बना रहता है। तो गोनेडोटॉक्सिक चीजों का रिस्क है तो इस कंडीशन में भी वो जो पर्सन है वो क्या चाहेगा कि उसके स्पर्म को क्रायो प्रिजर्वेशन में प्रिजर्व करके रख लिया जाए। इसके अलावा कुछ मैन जो है वो सर्जिकल स्टरलाइजेशन
में जाना चाहते हैं, जैसे वेसेक्टोमी, तो इस कंडीशन में भी उनके स्पर्म को क्या किया जा सकता है, क्रायो प्रिजर्वेशन में प्रिजर्व किया जा सकता है आगे के काम के लिए। इसके अलावा जैसे कुछ जो इंस्टीट्यूट है, कुछ जो मतलब यह रिसर्च सेंटर है, वो क्या करते हैं, डोनेट करवाते हैं, स्पर्म डोनेट करवाते हैं। तो जो डोनर का सीमन है, उस सीमन सैंपल को भी अपन क्या कर सकते हैं, क्वारंटाइन में रख सकते हैं, जब तक कि कोई अप्रोप्रिएट स्क्रीनिंग परफॉर्म ना की जाए। तो उस टाइम तक उसको क्या करना पड़ेगा, प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा, ताकि हम क्या कर सके, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस पैथोजेंस को रोका जा सके। पैथोजेंस का जो इन्फेक्शन है उसको यहाँ पे हम रोक सकते हैं। इसके अलावा ये जो अपना क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक है, ये किसके काम में ली जाती है, ये यूज में ली जाती है कॉम्बिनेशन विद ART। ART का मतलब है अपना असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ART का मतलब क्या है यहाँ पे, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसके साथ में यहाँ पे काम में ली जाती है। अब आगे अपन देखें कि स्पर्म क्रायो प्रिजर्वेशन जो है ये कैसे परफॉर्म किया जाता है, तो इसको परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे हमें दो चीजें चाहिए होती है। एक तो फ्रीजिंग, तो स्पर्म की फ्रीजिंग करवाने वाले एजेंट्स, और दूसरा क्रायो प्रिजर्वेशन एजेंट्स। तो फ्रीजिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को डाउन फ्रीजिंग एजेंट्स के थ्रू, ठीक है। और दूसरा, स्पर्म को क्रायो प्रिजर्वेशन अगर करवाना है तो उसके लिए क्रायो प्रिजर्वेशन एजेंट्स भी चाहिए होते हैं, जो क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं डैमेज टू द सेल ड्यूरिंग फ्रीजिंग। फ्रीजिंग के दौरान जो डैमेज आने वाले हैं सेल में, उसको मिनिमाइज करने का काम करते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन एजेंट्स। क्रायो प्रिजर्वेशन एजेंट्स की अपन अगर बात करें, ये क्या होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन एजेंट्स जो है वो लो मोलिकुलर वेट के केमिकल्स होते हैं। लो मोलिकुलर वेट के केमिकल्स होते हैं जो कि सर्व टू प्रोटेक्ट स्पर्मेटाजोआ फ्रॉम फ्रीजिंग डैमेज। जो कि जब फ्रीजिंग हम करवा रहे होते हैं स्पर्मेटाजोआ की, तो उस टाइम पे उसको फ्रीजिंग डैमेज जो है उनसे प्रिजर्व करने का काम करते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और आइस क्रिस्टलाइजेशन बाय डिक्रीजिंग द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मटेरियल। और आइस क्रिस्टलाइजेशन, जैसे अगर कोई स्पर्मेटोजोआ को अपन क्रायो प्रिजर्वेशन में रखते हैं तो वहां पर टेम्परेचर बहुत ही कम होने के कारण आइस क्रिस्टलाइजेशन भी हो सकता है स्पर्मेटोजोआ का। तो इस आइस क्रिस्टलाइजेशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जो मटेरियल अपन ने हमने ऐड किया है क्रायो प्रिजर्वेशन एजेंट के तौर पर, वो क्या करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देगा। फ्रीजिंग पॉइंट जैसे ही डिक्रीज होगा, क्रायो प्रिजर्वेशन का जो टेम्परेचर अपना -196 डिग्री सेंटीग्रेड उसके आसपास यहाँ पर पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा कि जो क्रिस्टलाइजेशन जो तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही हो जा रहा था, वो अब घट करके उससे कम टेम्परेचर पर होगा, जिससे कि डैमेज होने की जो संभावनाएं हैं वो थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। तो CPAs जो होते हैं ना, इनको थोड़ा कम कंसंट्रेशन में ही अपन काम में लेते हैं। ज्यादा में क्यों नहीं लेते, ज्यादा में इसलिए नहीं लेते क्योंकि अगर हमने हाई कंसंट्रेशन में इसको काम में लिया, ठीक है, तो ये क्या हो सकते हैं, टॉक्सिक हो सकते हैं, कैन बी टॉक्सिक। इसके अलावा ये जो CPAs है, ये दो टाइप के होते हैं अपने, दो टाइप के CPAs है। एक परमिटिंग CPAs कौन से होते हैं, वो CPAs जो पेनेट्रेट कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, सच जैसे कोई एग्जाम्पल अपन देखना चाहें तो क्या एग्जाम्पल है इसका, डाईमिथाइल
एसिटाल्डिहाइड, डाइमिथाइल एसिटाल्डिहाइड। दूसरा हो गया अपना डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ग्लिसरॉल, ग्लाइकोल, इथिलीन या मेथनॉल। ठीक है, ये सारे क्या हो गए? परमिटिंग सीपीएज हो गए। परमिटिंग सीपीएज जो क्या कर सकते हैं? पेनिट्रेट कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ठीक है, वो सारे तो हो गए परमिटिंग। ये परमिटिंग जो सीपीएज है, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है stabilize the cell plasma membrane protein and reduce concentration of electrolytes। इनका काम क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन जो है उनको स्टेबलाइज करते हैं एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स को कम करते हैं। ठीक है, तो ये दो काम करते हैं कौन? परमिटिंग सीपीएज। उसके बाद दूसरा अपना सीपीए जो है वो है नॉन परमिटिंग सीपीए। एक तो हो गया अपना परमिटिंग सीपीए जो क्या कर सकते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर सकते हैं। बट ये जो है अपना नॉन परमिटिंग सीपीए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट नहीं कर सकते। अनएबल टू पेनिट्रेट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये अनएबल होते हैं। जैसे अपन इसका अगर एग्जांपल देखना चाहें हम, एग्जांपल क्या होगा? एल्ब्यूमिन, एल्बुमिन। ठीक है, इसके अलावा डेक्सट्रेंस, एग योक सिट्रेट, एग योक सिट्रेट, और उसके बाद में है हाइड्रोक्सी इथाइल पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल्स, हाइड्रोक्सी इथाइल और पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल्स। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो गया? पॉली वाइनिल पायरोलिडीन एंड सुक्रोज। ये सारे क्या हो गए अपने? ये सारे हो गए नॉन परमिटिंग सीपीएस, नॉन परमिटिंग क्रायो प्रिजर्वेशन एजेंट्स हो गए। ठीक है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट नहीं कर सकते। इसके बाद ये करते क्या है? इनका काम क्या है? जैसे परमिटिंग सीपीएस का अपन ने देखा, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन है उनको स्टेबलाइज किया था एंड इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन को कम किया था। वैसे ही यहाँ पे नॉन परमिटिंग एजेंट्स क्या करते हैं? नॉन परमिटिंग सीपीएस जो है वो क्या करते हैं? मिनिमाइज इंट्रासेलुलर क्रिस्टलाइजेशन, इंट्रासेलुलर क्रिस्टलाइजेशन को कम करते हैं बाय इंक्रीजिंग विस्कोसिटी ऑफ द सैंपल। कैसे कम करते हैं? विस्कोसिटी को इंक्रीज करके, सैंपल की विस्कोसिटी को इंक्रीज कर देंगे, जिसके कारण जो इंट्रासेलुलर क्रिस्टलाइजेशन जो है वो हो जाएगा मिनिमाइज। इसके बाद अपन बात करें कि ये जो क्रायो प्रिजर्वेशन है इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, क्यों इसको हम करवाना प्रेफर कर रहे हैं, इससे क्या हमें बेनिफिट हो सकता है। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो क्या है? मेंटेनिंग स्पर्म वायबिलिटी, स्पर्म को वायबल बना के रखना। जैसे स्पर्म की वायबिलिटी जो है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक बनी नहीं रह सकती है, वो 1-2 दिन तक लास्ट बनी रह सकती है। अब इसको हमें ज़्यादा लंबे टाइम तक बना के रखना है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको वायबल बनाए रखने के लिए क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर रख सकते हैं, ताकि इसकी वायबिलिटी जो है वो लंबे टाइम तक बनी रह सके। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या है? इम्प्रूवमेंट in the recovery of motile sperm by the use of uterine buffers has been attributed। improvement of recovery of motile sperm, जो मोटाइल स्पर्म है उनकी रिकवरी में इंप्रूवमेंट करवाने के लिए भी अपन इसको काम में ले सकते हैं। कैसे काम में ले सकते हैं? जैसे अपन ने सीपीएस जो काम में लिए थे, वहां पर क्या यूज में ले सकते हैं हम? ज्यूटराइन बफर को भी काम में ले सकते हैं। ज्यूटराइन बफर ऐसा बफर जिसके अंदर जो है यहाँ पर माइनस चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, दोनों चार्ज जो है बैलेंस फॉर्म में रहते हैं। जैसे एक अमाइनो एसिड के लिए अपन बात करें, अमाइनो एसिड के लिए जैसे अपन बात करें COO माइनस C NH3 प्लस H एंड R। ठीक है, ऐसा एक अमाइनो एसिड है जिसमें एक कंडीशन ऐसी आती है जब एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है एंड नेगेटिव फॉर्म में आ जाता है, एंड जो बेस है NH3 है अपना, ये क्या करता है? ये प्रोटॉन देता नहीं है, तो ये अगर प्रोटॉन नहीं देगा तो किस फॉर्म में रहेगा? NH
3+ की फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज रखे और ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस कंडीशन को अपन बोल देते हैं ज्विटर आयन। ज्विटर आयन की फॉर्म में बोल देते हैं इसको। ये एक बफर की तरह काम कर सकता है। कैसे कर सकता है? बफर की तरह काम ऐसे कर सकता है जैसे अगर इसके आसपास के मीडियम के अपन हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम मतलब बफर, ये जो आसपास का मीडियम इसका पीएच हाई हो गया, मतलब बेसिक पीएच की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही बेसिक पीएच की तरफ बढ़ेगा तो ये अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा, और प्रोटॉन जब डोनेट करेगा तो आसपास के मीडियम में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। मतलब अब ये क्या पीएच इंक्रीज होगी या लगभग स्टेबल हो जाएगी? लगभग स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि जैसे आसपास के मीडियम में जो है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए। अब जब इंक्रीज हो जाएगी तो यहां पे क्या करना पड़ेगा? ये इसके आसपास के जो मीडियम है उससे प्रोटॉन ले लेगा एंड आसपास के मीडियम में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को कम कर देगा। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम मतलब पीएच जो है वो बढ़ जाएगा, यानी लगभग जहां पे होना चाहिए वहीं पर आ जाएगा। तो ये दोनों जो इसके पास में ग्रुप्स हैं, ये या तो प्रोटॉन डोनेट करके या तो प्रोटॉन ले करके जो आसपास का मीडियम है उसके पीएच को मेंटेन करके रखते हैं। तो ऐसे ज्विटर आयन जो बफर है उनको काम में लेकर के अपन क्या कर सकते हैं? स्पर्म की मोटेलिटी को, मोटाइल स्पर्म को जो है उसकी रिकवरी के लिए अपन काम में ले सकते हैं। इसके बाद दूसरा अपना और क्या है, इसका जो काम है वो क्या है और बेनिफिट क्या हो सकता है? थर्ड बेनिफिट की अपन अगर बात करें तो ये जो अपना क्रायो प्रिजर्वेशन है ये क्या करेगा? इम्प्रूव स्पर्म मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। स्पर्म की जो मेम्ब्रेन है उसकी फ्लूइडिटी को ये इंक्रीज कर देता है ताकि स्पर्म की लाइफ को इंक्रीज किया जा सके। इसके बाद और क्या करता है? तो इंक्रीज स्पर्म लॉन्गेविटी एंड परसेंट सर्वाइवल। ठीक है, जो मतलब ऐसा होता है कि स्पर्म में ना परसेंटेज सर्वाइवल रेट जो है वो बहुत ही कम होते हैं। सारे के सारे स्पर्म जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते, कुछ ही स्पर्म जो है वो लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाते हैं, कुछ यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते। तो उनकी जो परसेंटेज सर्वाइवल रेट है उसको इंक्रीज कर देता है कौन? क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, उसके अलावा उनकी जो लाइफ है उसको बढ़ा देता है, मतलब लॉन्गेविटी को प्रमोट करता है, लॉन्गेविटी को प्रमोट कर देता है या स्पर्म की लाइफ को बढ़ा देता है। इसके बाद इंक्रीज एबिलिटी ऑफ स्पर्म टू पेनिट्रेट सर्वाइकल म्यूकस पोस्ट थो। ठीक है, जैसे ही अपन इसको क्रायो प्रिजर्वेशन में रखते हैं और क्रायो प्रिजर्वेशन के बाद जब बाहर निकालते हैं उस टाइम पे इसकी जो स्पर्म की एबिलिटी होती है सर्वाइकल म्यूकस को पेनिट्रेट करने की, सर्वाइकल म्यूकस जो कि सर्वाइकल रीजन में पाया जा रहा है, जो वेजाइनल रीजन में पाया जा रहा है, उस वाले म्यूकस को पेनिट्रेट करने की जो स्पर्म की एबिलिटी है वो बढ़ जाती है जब इसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन में रख करके बाहर निकालते हैं। तो ये एक काम ये भी कर रहा है कि स्पर्म की जो एबिलिटी है उसको इंक्रीज करने का काम करता है। इसके बाद टेक्निक्स फॉर क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए क्या क्या टेक्निक को अपन काम में ले सकते हैं? तो यहां पर कुछ टेक्निक है जिनको अपन काम में ले सकते हैं, जैसे स्लो फ्रीजिंग। स्लो फ्रीजिंग में क्या होता है कि फ्रीजिंग की जो रेट है उसको हम बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। जैसे अपन इसकी प्रोसेस की अपन अगर बात करें, इसके अंदर जो दो टाइप से होती है स्लो फ्रीजिंग जो है वो दो टाइप से होती है। एक मैनुअल फ्रीजिंग, मैनुअल फ्रीजिंग की अपन बात करें, इसके अंदर क्या करते हैं हम? डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सीमन
while adding a cryopreservation agent, cryoprotectant in the stepwise manner and after plugging this sample into a liquid nitrogen. इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर ऑफ सीमन जब क्रायोप्रोटेक्टेंट इसके अंदर डाल देते हैं. क्रायोप्रोटेक्टेंट मतलब क्या है, यहाँ पे क्रायो प्रिजर्वेशन एजेंट से लिया गया यहाँ पे, जो कि क्या करते हैं, इस स्पर्म को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं जब इसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन में डाल रहे होते हैं. ठीक है, तो इन स्टेप वाइज मैनर में जो है हम यहाँ पर इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे. पहले धीरे धीरे डिक्रीज करेंगे, फिर एकदम से तेजी से डिक्रीज करेंगे. ठीक है, तो ऐसे लगातार इसका स्टेप वाइज मैनर में डिक्रीज करने के बाद इसकी प्लगिंग कर देते हैं, प्लगिंग द सैंपल इनटू लिक्विड नाइट्रोजन. उसके बाद इसको लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर प्लगिंग कर देते हैं, जिसका टेम्परेचर कितना होता है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड. इसके लिए देखो अब क्या करते हैं, कूलिंग रेट ऑफ स्पेसिमेन फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड. जब हम रूम का टेम्परेचर जो लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वहां से जब हम इसको 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूलिंग करते हैं, तो इसकी जो रेट होती है वो कितनी होती है, लगभग 0.5 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट डिक्रीज होनी चाहिए. इसकी जो कूलिंग रेट है वो क्या होनी चाहिए, 0.5 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट. इसके बाद हम इसकी जो रेट है, कूलिंग रेट है, उसको बढ़ाएंगे. जब 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे. कैसे बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे, जब 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया तो यहां से लेकर के -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी जो रेट है वो क्या होगी, 1 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट. 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट तक इसकी जो डिक्रीजिंग रेट है वो हो जाएगी. इसके बाद जब -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये पहुंचा दिया जाएगा, तब स्पेसिमेन इज देन प्लग्ड इनटू लिक्विड नाइट्रोजन एट 196 डिग्री सेंटीग्रेड, -196 डिग्री सेंटीग्रेड. -196 डिग्री सेंटीग्रेड वाली जो नाइट्रोजन है, अपनी लिक्विड नाइट्रोजन है, इसके अंदर क्या कर देंगे, इस स्पेसिमेन को प्लग इन कर देंगे. इसके बाद पहला तो अपना जो स्लो फ्रीजिंग है उसमें क्या हो गया, मैनुअल मेथड. दूसरा हो गया अपना स्लो प्रोग्रामेबल फ्रीजिंग. स्लो प्रोग्रामेबल मतलब जिसमें एक तरह से समझो, प्रोग्रामेबल से मतलब ही क्या निकल रहा है कि जिसमें हम प्रोग्रामिंग कर सकें, यानी कि यहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर को यूज में लिया जाएगा. सॉफ्टवेयर में पहले प्रोग्रामिंग कर दी जाएगी, उस हिसाब से जो है यहाँ पे फ्रीजिंग चल रही होगी. बाकी जो सारी प्रोसेस है वो वैसी ही होगी, बट यहाँ पे प्रोग्रामिंग के थ्रू काम होगा. जैसे यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, लिक्विड नाइट्रोजन इज पोर्ड इनटू द टैंक. टैंक के अंदर लिक्विड नाइट्रोजन डाल दी जाएगी. ठीक है, एंड द मशीन वंस प्रोग्राम्ड, एंड मशीन जो है उसको क्या कर देंगे, हम प्रोग्राम्ड कर देंगे. यूज इज द सॉफ्टवेयर डाटा. सॉफ्टवेयर डाटा को यूज में लेकर के डाटा लॉगिंग्स टू ऑब्टेन कूलिंग फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू -80 डिग्री सेंटीग्रेड. -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट करेंगे, लगभग 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो अपना रूम टेम्परेचर है वहां से स्टार्ट करेंगे, एंड वहां से जो कूलिंग है उसको आगे बढ़ाते हुए -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लेके जाएंगे. कितने से, रेट क्या होनी चाहिए, तो रेट इसकी जो होती है वो लगभग होती है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट. 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट. एंड देन इसके बाद -80 डिग्री पर जब पहुंच गया, उसके बाद देन एट 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट. उसके बाद जो है यहाँ पे 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट के हिसाब से कूलिंग इसकी करवाई जाएगी. एट कंप्लीशन ऑफ द फ्रीजिंग द स्ट्रोज आर रिमूव्ड एंड स्टोर्ड इनटू लिक्विड नाइट्रोजन. जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, जब ये अपन ने जो कूलिंग की प्रोसेस स्टार्ट करी है, फ्रीजिंग वाली स्टार्ट करी है, ये जो स्ट्रोज है, स्ट्रोज यहाँ पे नाम आया है, ये क्या है, स्ट्रोज जो है ये यहाँ पे स्पर्म को जिस पदार्थ में या जिस पात्र में हमने रखा है, ठीक है, जिस पात्र में हमने रखा हुआ है, उस पात्र को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रो. उस स्ट्रो
को हम यहाँ से जैसे ये फ्रीजिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको स्टोर कर देंगे लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। यहाँ से रिमूव कर देंगे मशीन से, मशीन में सारा काम हो चुका, बस इतना ही काम करवाना है हमें -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसके बाद जो है इसको लिक्विड नाइट्रोजन में लगभग -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर कर देते हैं। इस प्रोसेस के अगर अपन टाइम टेकन जो टेक ले रही है, कर रही है, टाइम जो ये ले रही है उसको कितना टाइम लगेगा, तो ये टाइम है लगभग 40 मिनट्स इसके अंदर लगते हैं। इसके अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स क्या क्या है, सिंपल टू यूज, बहुत ही सिंपल है यूज में लेने में। इसके बाद डज नॉट रिक्वायर कंटिन्यूअस ऑपरेटर इंटरवेंशन, को जो ऑपरेटर है जो भी ये काम करवाना चाह रहा है उसका लगातार यहाँ पर इंटरवेंशन नहीं चाहिए, उसके इंटरवेंशन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इंक्रीज द रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ फ्रीजिंग ऑपरेशंस, जो फ्रीजिंग ऑपरेशंस है हमारे, उन फ्रीजिंग ऑपरेशंस की जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी है उसको इंक्रीज करने का भी काम ये करते हैं। तो इस तरह से तो अपनी कंप्लीट हुई क्या, स्लो फ्रीजिंग। उसके बाद अपन बात करें रैपिड फ्रीजिंग की। स्लो फ्रीजिंग में हम क्या कर रहे थे, फ्रीजिंग जो टेम्परेचर है उसको बहुत ही स्लो डिक्रीज कर रहे थे। अब यहाँ पे दूसरा अपना प्रोसेस है रैपिड फ्रीजिंग। रैपिड फ्रीजिंग में हम क्या कर रहे हैं, रिक्वायर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द स्ट्रोज। इसमें रैपिड फ्रीजिंग में क्या होता है, स्ट्रोज एंड नाइट्रोजन जो वेपर है उसके बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को स्टेब्लिश कर देते हैं। कितने देर तक, लगभग 8 से 10 मिनट तक, ठीक है। इसके बाद जब ये 8 से 10 मिनट तक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ, उसके बाद इमर्जन इन लिक्विड नाइट्रोजन एट 196 डिग्री सेंटीग्रेड। जब जैसे ही 8 से 10 मिनट तक यहाँ पे कांटेक्ट में रखा वेपर के, वेपर में कांटेक्ट में रखने के कारण इसका जो टेम्परेचर है, जो अपना स्ट्रोज है, इनके टेम्परेचर में डिक्रीजमेंट होगा। डिक्रीजमेंट होने के बाद इसको डायरेक्ट ही इमर्ज कर दिया जाएगा लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, ठीक है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड, -190 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसके अलावा अपन अगर बात करें, जो ये प्रोसेस अपनी चल रही है इसमें हो क्या रहा है, तो जब हम इसको नाइट्रोजन वेपर में रखते हैं तो वहां पर एक थर्मल ग्रेडियंट बन जाता है, ठीक है। थर्मल ग्रेडियंट बन जाता है। ये थर्मल ग्रेडियंट क्यों बन रहा है, एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। जो हमने वेपर नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन एंड स्ट्रो के बीच में जो दूरी बना के रखी हुई है, उस दूरी के कारण यहां पर क्या बन गया, थर्मल ग्रेडियंट, ठीक है। इसके बाद सैंपल इज इनिशियली मिक्सड इन ड्रॉप वाइज मैनर। जो ये सैंपल है इसको हम धीरे धीरे ऐड करते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, एक एक ड्रॉप डाल करके इसको मिक्स करेंगे विद द इक्वल वॉल्यूम ऑफ कोल्ड क्रायो प्रोटेक्टेंट। कोल्ड क्रायो प्रोटेक्टेंट जो है, क्रायो प्रिजर्वेशन एजेंट जो है, उनके साथ लगभग इक्वल वॉल्यूम को लेते हुए ड्रॉप वाइज यहां पर मिलाते हैं। The mixture is loaded into the straw and left incubate at 4 डिग्री सेंटीग्रेड for 10 मिनट्स। इसके बाद मिक्सचर जो है इसको लोड कर दिया जाएगा, कहाँ पर, स्ट्रो के अंदर, एंड छोड़ दिया जाएगा इंक्यूबेशन के लिए कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 10 मिनट्स के लिए यहाँ पर इसको आइसोलेटेड फॉर्म में छोड़ दिया जाएगा या इंक्यूबेटेड फॉर्म में छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपन जो है यहाँ पर रैपिड फ्रीजिंग जो है उसको कंप्लीट करवा रहे होते हैं। इसके बाद ये स्ट्रो है, ये इनको अपन 15 से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रख देते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन जो है उससे 15 से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रख देते हैं 1 घंटे के लिए, ठीक है। इसके बाद ये 15 से 20 सेंटीमीटर जो है, यहाँ पर अगर अपन टेम्परेचर को देखेंगे ना लिक्विड नाइट्रोजन से, तो इसका टेम्परेचर कितना मिलेगा, लगभग -80 डिग्री सेंटीग्रेड। जब 15 मिनट बाद में इस स्टेज पर देखते हैं, द स्ट्रोज आर इमर्ज इन लिक्विड नाइट्रोजन। जब 15 मिनट बाद में हम देखेंगे, पहले तो हमने 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा 1 घंटे के लिए, उसके बाद -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट के लिए रखा,
उसके बाद हमने स्ट्रो जो है इसको डायरेक्ट उठाया और लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर इमर्ज कर दिया है। अब इमर्ज करने के लिए भी हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, जैसे अगर हम नाइट्रोजन के कांटेक्ट में इसको वर्टिकल फॉर्म में रखेंगे तो वर्टिकल फॉर्म में जो स्ट्रो की लंबाई है वो ज़्यादा है और चौड़ाई है कम, ठीक है। इस कंडीशन में जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने वाला मैटर है, सैंपल है, उसकी कंसंट्रेशन कम होगी एंड जो नहीं कांटेक्ट में आने वाला है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, जिसके कारण इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट में टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम स्ट्रो को ऐसे ना रख करके ऐसे रखते हैं, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रखते हैं। हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रखने से क्या होगा, ज़्यादातर जो मैटर है वो कांटेक्ट में रहेगा किसके, लिक्विड नाइट्रोजन के। टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो यही बात अपन यहां पढ़ लेते हैं। प्लेस द स्ट्रो इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखते हैं टू मिनिमाइज द हीट डिफरेंस बिटवीन दी टू एंड्स। जो इसके दो एंड्स हैं उनके बीच में जो हीट डिफरेंस पाया जा रहा है उसको मिनिमाइज करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में यहाँ पर प्लेस करते हैं। इसके बाद लो रिप्रोड्यूसिबिलिटी टेम्परेचर ड्रॉप कर्व कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। यहाँ पर इसके ऊपर अगर बात करें रैपिड फ्रीजिंग की, तो ये रैपिड फ्रीजिंग जो है इसके अंदर लो रिप्रोड्यूसिबिलिटी होती है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी कम हो गई है, क्योंकि अगर हमने डायरेक्ट फ्रीजिंग जो है इसके लिए बहुत ही कम टाइम लिया है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो स्पर्मेटोजोआ है अपने, उनके डैमेजेस जो है उनकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है, डैमेज होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि यहाँ पर टेम्परेचर ड्रॉप कर्व को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, देखा ही नहीं जा रहा है कि टेम्परेचर किस तरह से ड्रॉप हो रहा है और किस तरह से नहीं, डायरेक्ट ही लिक्विड नाइट्रोजन के कॉन्टैक्ट में ला दिया, ठीक है। एंड फ्रीजिंग जो टेम्परेचर होता है ये वेरी कर सकता है कितने से कितने तक, लगभग -70 डिग्री से -80 डिग्री और -99 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये फ्रीजिंग टेम्परेचर वेरी कर सकता है। तो ये सारे क्या है, इसकी ड्रॉबैक्स है। इसके बाद अल्ट्रा फ्रीजिंग। सबसे पहले तो अल्ट्रा फ्रीजिंग को काम में क्यों लेते हैं अपन, अल्ट्रा फ्रीजिंग को अपन काम में क्यों लेते हैं, हम क्यों काम में ले रहे हैं अल्ट्रा फ्रीजिंग को। अल्ट्रा फ्रीजिंग को काम में ले रहे हैं हम क्योंकि अल्ट्रा फ्रीजिंग जो है इससे यहाँ पर अपन जो CPAs हैं, जो कि टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं, इनको बाहर निकालने में या इनकी हाई कंसंट्रेशन को कम करने में ये हेल्प करती है। कैसे कम करने में हेल्प करती है, जैसे हम अल्ट्रा फ्रीजिंग जब करेंगे तो अल्ट्रा फ्रीजिंग के द्वारा जो है यहाँ पर स्पर्मेटोजोआ और उससे रिलेटेड जो फ्लूइड है वो एकदम से जम जाएगा एंड जो ये आयंस हैं, ये जो अपने क्रायो प्रिजर्वेशन एजेंट्स हैं, ये यहाँ पर एकदम से नहीं जम पाएंगे। नहीं जम पाने के कारण ये बाहर निकाल दिए जाएंगे, आइसोलेट फॉर्म में आ जाएंगे एंड जो अपने स्पर्मेटोजोआ एंड लिक्विड जो है वो यहाँ पर एकदम से अलग होकर के ग्लासी फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपन यहाँ पे CPAs को यहाँ से अलग करने के लिए अल्ट्रा रैपिड फ्रीजिंग को काम में ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी आज के लिए। आज के लिए जो है यहाँ पर अपन ने देखा कि क्रायो प्रिजर्वेशन जो है उसको कैसे अपन परफॉर्म करते हैं, कैसे क्रायो प्रिजर्वेशन की जो मैकेनिज्म है वो क्या क्या है, और क्रायो प्रिजर्वेशन जो है क्यों काम में लिया जाता है, कैसे काम में लिया जाता है, ये सारी चीज़ें अपन ने देखी। क्या फ़ायदे हैं इसके, क्या नुकसान है, ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली। आज के लिए अपन इतना ही देखते हैं।